हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का नवीन शिक्षा सत्र में स्वागत है। मैं आपको सबसे पहले ये सूचना दे देता हूँ कि आप सभी जैसे कि जानते हो, आप सभी को विदित है कि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण विद्यालय जो है उसमें आपकी व्यवस्थित कक्षाएं जो है नहीं लग पा रही है और राज्य सरकार के भी ऐसे ही आदेश हैं। तो विद्यालय तो खुल चुके हैं, लेकिन जो कक्षाएं व्यवस्थित सुव्यवस्थित कक्षाएं उनका प्रारंभ अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए आपके अध्ययन जो है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े, किसी प्रकार की जो है ये व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए विद्यालय परिवार की तरफ से आपके लिए जो है ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ किया जा रहा है। इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपका अध्ययन अनवरत रूप से चालू रहेगा तथा आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का जो है सामना ना करना पड़े। तो आप सभी जो है डेली इन कक्षाओं को देखकर अपना अध्ययन अनवरत रूप से सुचारू रूप से चालू रखें। अब सबसे पहले मैं आपके जो है कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य जो है आपकी हिंदी की जो बुक है उसके विषय में बात कर रहा हूँ। मैं आपको हिंदी जो है पढ़ाऊंगा और हिंदी विषय के अंदर आपको सबसे पहले मैं विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ पाठ्यक्रम से संबंधित। देखो भाई, आपके पाठ्यक्रम में 2 प्रकार की बुक दी गई है या 2 बुक्स दी गई है। नंबर 1 पहली बुक्स का नाम है क्षितिज। क्षितिज जो है ये फर्स्ट के नाम से है, यानी भाग प्रथम, ठीक है। इसके अलावा दूसरी एक और बुक है जिसका नाम है कृतिका, ये भी फर्स्ट या प्रथम। अब देखो भाई, क्षितिज फर्स्ट कृतिका फर्स्ट, ये क्या चक्कर है तो इसके विषय में समझ लो कि क्षितिज भाग फर्स्ट जो बुक है आपकी, इसमें फर्स्ट या प्रथम इसलिए लिखा हुआ है कि यहां से जो है क्षितिज भाग फर्स्ट, तो क्षितिज नाम की जो बुक है इसका भाग प्रथम अपन 9th क्लास में पढ़ेंगे और भाग द्वितीय जो है भाग सेकंड जो है वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसी नाम से आपको 10th क्लास में क्षितिज भाग 2 के नाम से बुक मिल जाएगी। इसके अलावा कृतिका की जब बात करते हैं तो कृतिका भाग प्रथम अपन 9th क्लास में पढ़ेंगे और कृतिका भाग 2 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब क्षितिज जो बुक है इसके अंदर हमें पढ़ना है गद्य भाग प्लस पद्य, जिसे हम काव्य कहते हैं वो। तो इसमें हम पढ़ेंगे गद्य भाग और गद्य के साथ में, गद्य में आप समझते हो कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि, और साथ में पद्य भाग। पद्य भाग में काव्य खंड यानी कविताओं के बारे में जानकारी। तो ये आपका थोड़ा सा आपके पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी थी। अब मैं सबसे पहले जो प्रारंभ करने जा रहा हूं तो आपकी मूल पाठ्य पुस्तक यानी जो मेन पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग प्रथम गद्य और पद्य भाग, यहां से मैं प्रारंभ करना चाह रहा हूं। तो मैं बोर्ड एक बार इसको क्लीन कर देता हूं। अब देखिए, क्षितिज भाग प्रथम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्षितिज भाग प्रथम जो है इसमें आपके सबसे पहले जो हमें प्रारंभ करना है गद्य भाग प्रारंभ करना है। और गद्य भाग के अंतर्गत जो है हमारे लिए गद्य भाग में पहला ही चैप्टर दिया गया है। गद्य भाग यानी फर्स्ट चैप्टर है, उसके विषय में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्षितिज भाग प्रथम, क्षितिज की बात कर रहा हूं मैं, वापिस से लिख देता हूं एक बार। क्षितिज गद्य भाग। क्षितिज के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, गद्य भाग, ठीक है। अब गद्य भाग में पहला जो दिया गया है वो क्या है, नाम दिया गया है प्रेमचंद। क्या नाम दिया गया है, प्रेमचंद। तो जब भी हम कोई पाठ का प्रारंभ करते हैं, चाहे वो गद्य खंड से हो, चाहे वो काव्य खंड से हो, पद्य भाग से हो,
सबसे पहले हमें कवि का जो है जीवन परिचय, उसके जन्म मृत्यु, रचनाएं आदि के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले अपन प्रेमचंद के विषय में बात करेंगे कि प्रेमचंद जी के जन्म मृत्यु आदि की घटनाओं के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो प्रेमचंद जो है सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। जन्म, अब जन्म कब हुआ, जन्म के विषय में जब हम बात करते हैं, प्रेमचंद का जन्म, प्रेमचंद के जन्म की जब हम बात करते हैं तो सन 1880 ईस्वी के अंदर। कब हुआ प्रेमचंद जी का जन्म? सन 1880 ईस्वी के अंदर। और स्थान था लम्ही ग्राम, स्थान था लम्ही ग्राम, और लम्ही ग्राम बनारस के अंदर, बनारस, और बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये तो इनका जन्म हो गया। जन्म सन 1880 ईस्वी, लम्ही ग्राम, बनारस, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हो गया। फिर इसकी बात करते हैं, इसके बाद में दूसरी जो बात आती है इंपॉर्टेंट, वो है मृत्यु की। मृत्यु की जब बात की जाए तो मृत्यु सन 1936 ईस्वी, मृत्यु कब हुई? सन 1936 ईस्वी में। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले जन्म सन 1880 ईस्वी के अंदर, कहां पर? लम्ही ग्राम, और लम्ही ग्राम कहां पर है? बनारस में, और बनारस कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। दूसरी जब हम बात करते हैं मृत्यु की, तो मृत्यु सन 1936 ईस्वी में। दो इंपॉर्टेंट बातें अपन ने यहाँ पर पढ़ ली। अब इसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि देखो इनका मूल नाम, मूल नाम की जब बात करते हैं तो इनका मूल नाम था धनपत राय। मूल नाम तो क्या था इनका? धनपत राय था, लेकिन मूल नाम धनपत राय था, लेकिन यही लिख देता हूं सामने, उर्दू में, उर्दू जो भाषा थी, उर्दू भाषा में किस नाम से लेखन करते थे? नवाब राय के नाम से, नवाब राय। उर्दू भाषा में किस नाम से? नवाब राय के नाम से लेखन करते थे, तो नवाब राय के नाम से आ जाएगा उर्दू भाषा में। दो बात समझ ली पहले कि मूल नाम तो धनपत राय था, उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। अब हुआ क्या, नाम की बदलने की जरूरत पड़ी। देखो मूल नाम तो धनपत राय था, उर्दू भाषा में इन्होंने नवाब राय के नाम से लेखन किया, और एक रचना आई इनकी सोजे वतन उर्दू में। तो सोजे वतन जो रचना थी वो देश आजादी के बारे में लिखी हुई थी। तो जब देश आजादी के बारे में लिखी हुई थी तो इस कारण से अंग्रेजों ने उसे जब्त कर लिया, और जब अंग्रेजों ने उसे जब्त कर लिया और इनको पकड़ने की कोशिश करी तो ये चोरी छिपे फिर अपना नाम बदलकर जो है इन्होंने नाम रख लिया प्रेमचंद, और इस प्रेमचंद नाम से जो है ये लेखन करने लगे। ठीक है, अगर शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा की जब हम बात करते हैं, शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है बीए तक, बीए स्नातक शिक्षा इन्होंने कहां तक प्राप्त की? बीए यानी कि स्नातक, स्नातक जो है वहां तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से थे। फिर भी जैसे तैसे करके इन्होंने बीए स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त कर ली, और फिर उसके बाद में जो स्नातक तक की शिक्षा इनको प्राप्त हो गई, उसके बाद में इन्होंने जो है एक सरकारी नौकरी कर ली शिक्षा विभाग के अंदर। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के जो आह्वान था उसके कारण अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और आंदोलन में उतर गए। ठीक है, तो ये इनकी शिक्षा के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद भी इंपॉर्टेंट बात आती है रचनाएं। अब रचनाओं की बात आती है, रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी रचनाएं मुख्य हैं वो मैं बता देता हूं। सेवा सदन, फिर
प्रेमाश्रम, सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, कायाकल्प, गबन, गोदान, गबन, गोदान, निर्मला, बड़े घर की बेटी, निर्मला, बड़े घर की बेटी। इसके अलावा मानसरोवर, मानसरोवर 8 भाग, मानसरोवर 8 भाग में। देखो रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो रचनाएं रही सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान। गोदान के अलावा ये सब तो जो है इनके उपन्यास थे। इनके अलावा निर्मला, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर 8 भाग में। निर्मला, बड़े घर की बेटी कहानियां थी और मानसरोवर जो है इनकी रचनाओं का एक संग्रह है जो 8 भागों में प्रकाशित हो चुका है। यानी मानसरोवर जो है इनकी पूरी रचनाओं का एक संग्रह बनाया गया है जो 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार यानी कहानीकार रहे। इन्होंने 300 से ज्यादा कहानियों का जो है अपने जीवन काल में लेखन किया है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इनको उपन्यास सम्राट, क्योंकि इन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं तो इनको उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि ये सब उपन्यास के अलावा लिखे हैं जो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान, ये सब क्या है इनके उपन्यास है। अब चलो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात रह जाती है इनके लिए। एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है पत्रिकाएं। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का जो है संपादन किया। इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ पत्रिकाएं जो है उनका संपादन किया। वो कौन कौन सी थी? हंस, माधुरी, हंस, माधुरी और जागरण। इन पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया? संपादन भी किया। तो आपको सबसे पहले जो क्षितिज की बुक है उस क्षितिज की बुक के अंदर से ये चीजें पढ़ लेनी है। अभी मैं आपको आपकी बुक में क्या दे रखा है वो भी मैं पढ़ के ओरली आपको समझा देता हूँ। आपको जो एक नोटबुक बनानी है उसके अंदर, नोटबुक के अंदर, क्षितिज के अंदर आपको गद्य भाग से प्रारंभ करना है, प्रेमचंद लिखना है और इनका परिचय जो है दे देना है। परिचय में आपको जन्म मिल जाएगा, उसके बाद में मृत्यु, फिर उसके बाद में मूल नाम, जन्म 1880 ईस्वी बताई देना है आपको, लम्ही ग्राम बनारस उत्तर प्रदेश में, मृत्यु सन 1936 में। मूल नाम की बात करें तो धनपत राय था। उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लेखन, उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लेखन हो जाएगा। फिर शिक्षा, बीए स्नातक तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। एक शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली लेकिन असहयोग आंदोलन के कारण नौकरी छोड़ दी। रचनाओं की बात करें, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन और गोदान। निर्मला, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित होगा इनकी कहानी का संग्रह। इनमें यहाँ तक जो है उपन्यास और फिर कहानियां हैं। पत्रिकाएं हंस, माधुरी और जागरण, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो है कि आपकी बुक जो है उठा लेते हैं, बुक की बात करते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है वो अपन देख लेते हैं। देखो क्या कहा है इन्होंने। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। 1880 लम्ही गांव, बनारस उत्तर प्रदेश में। मूल नाम धनपत राय, मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव यानी कमियों के अंदर, अभाव में बीता। शिक्षा बीए तक ही हो पाई।
कहाँ तक? बीए तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, तो बीए तक की शिक्षा इनकी हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, उस असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग, यानी इन्होंने एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भाग लिया और इसीलिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र यानी इस्तीफा जो था, रिजाइन जो था वो दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। सन 1936 में इस महान कथाकार का क्या हो गया? देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर 8 भागों में, ये मानसरोवर 8 भागों में ये क्या है? प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। इसके अलावा सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर कायाकल्प, फिर कर्मभूमि, फिर निर्मला, गबन, गोदान आदि, बड़े घर की बेटी। एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से भी लिख दी है, जो इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं, जितनी किताबें दी है उससे ज़्यादा ही मिलेगी आपको यहाँ पर। उन्होंने हंस, माधुरी, जागरण इन पत्रिकाओं का क्या किया? संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन का भी प्रचुर मात्रा में किया। यानी कथा साहित्य, कथा साहित्य कहते हैं कहानियों का साहित्य। तो कहानी कला के अंदर कहानी साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी क्या किए? प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी ये नहीं कि केवल कहानियां ही लिखी हो, गद्य की विभिन्न विधाएं जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, इन पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। यानी प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन लाने की क्या रखता है? शक्ति रखता है। तो सामाजिक परिवर्तन लाने का क्या मानते थे? सशक्त यानी एक मजबूत माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, परिवेश कहते हैं वहां के वातावरण को, तो जिस गांव और शहर के परिवेश यानी वातावरण जो था उसको देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलते हैं। उसकी अभिव्यक्ति किसमें? उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, कि जो किसान है और जो मजदूर हैं उनकी दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, दलित कहते हैं जो निम्न जाति या निम्न वर्ग के लोग हैं उनको दलित कहते हैं, तो उनका शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, कि समाज में हो रही स्त्रियों की बुरी दशा, और स्वाधीनता आंदोलन, देश आजादी का जो आंदोलन था, आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। यानी क्या क्या कि एक तो इन्होंने क्या किया? अपने आसपास के जो पर्यावरण को देखा और जिया, उसी पर अपनी रचनाएं लिखना शुरू की। जैसे मजदूरों की दयनीय, यानी मजदूर जो है उनकी गरीब स्थिति, दलितों का शोषण, कि दलित जो है, दलित यानी निम्न जाति के लोग जो इनका शोषण होता है उसके विषय में, समाज में स्त्री की दुर्दशा, कि समाज में स्त्रियां जो है उनकी कितनी बुरी दशा है उसका चित्रण, और देश आजादी के आंदोलन आदि की रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद का कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, कि प्रेमचंद जो है, इन प्रेमचंद के कथा साहित्य कि इनकी जो कहानियों का साहित्य है उसका वातावरण, उसका जो है बहुत व्यापक है। व्यापक क्यों कहा है? व्यापक का मतलब है बड़ा, क्योंकि इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां अपने जीवन काल में, प्रसिद्ध 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। अब इनकी कहानी में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जो है उनको भी बहुत ज्यादा आत्मीयता कहते हैं बहुत ज्यादा आत्मिक रूप से प्रेम करना, तो उनको आत्मीयता का स्थान मिला। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब इनका जो लेखन है, इनके लेखन की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में, बिल्कुल सरल और सीधी भाषा में, संक्षेप में यानी लघु रूप में कहना प्रेमचंद के लेखन की एक प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है, कि उनकी भाषा बिल्कुल सरल, सजीव यानी बिल्कुल जीवंत, और मुहावरेदार यानी मुहावरों से युक्त है, तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया। तथा उन्होंने क्या किया? लोक प्रचलित यानी सामान्य जन की भाषा में प्रचलित जो शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, कुशलतापूर्वक किया, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो ये तो प्रेमचंद का परिचय हो जाएगा। ये परिचय आप सभी को जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। पहला काम यही करना है कि क्षितिज की आपकी जो कॉपी बनेगी, एक नोटबुक आप जो बनाओगे क्षितिज की, उसमें पार्ट 1
प्रेमचंद लिखेंगे और प्रेमचंद के सामने उस पाठ का नाम लिखकर जो है आपको ये डिटेल जो है उसमें उतार देनी है। यहां तक आप लोगों को कर लेना है। अब पाठ का नाम लिख रहा हूं मैं, शीर्षक या पाठ का नाम जो आया है वो आया है दो बेलों की कथा। अपने पाठ जो आया है, पाठ का नाम क्या है? दो बेलों की कथा। अब दो बेलों की कथा ये अपने इस पाठ्यक्रम में लिया गया। देखिए क्या है, एक कहानी है, तो इसका परिचय भी यहाँ पर दिया हुआ है आपकी किताब में पेज संख्या 4 पर, वो अपन पढ़ लेते हैं कि दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। देखो, दो बेलों की कथा, ये कथा का मतलब होता है कहानी, तो ये कहानी है और इसमें प्रेमचंद ने क्या किया है? कृषक समाज, कृषक कहते हैं किसान जो है, खेती बाड़ी करने वाले जो किसान हैं, उन कृषक समाज यानी उस किसान समाज का समूह जो है और पशु यानी जो जानवर है, उनके भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। उनके भावात्मक यानी उनके भावपूर्ण जो संबंध है उस संबंध का वर्णन इसमें किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जो है, उन प्रेमचंद ने बताया है कि स्वतंत्रता यानी आजादी जो है वो सहज यानी साधारण रूप से नहीं मिलती है। उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। उस स्वतंत्रता के लिए, उस आजादी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बार बार संघर्ष जो है वो करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इस प्रकार से परोक्ष, एक तो होता है प्रत्यक्ष होता है सामने, और परोक्ष यानी छिपे हुए रूप में अगर आप देखें तो ये कहानी किससे? आजादी के आंदोलन यानी देश आजाद होने का जो आंदोलन था उसकी भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र एक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई कहानियों का समूह था। तो प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा, कि पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानी परंपरा चली आ रही थी उसका उपयोग और विकास भी किया है। तो ये हो गया आपका पाठ परिचय। तो आप लोगों को यहाँ तक ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ तक सिर्फ केवल मात्र आपको प्रेमचंद दो बेलों की कथा ऐसे डालकर और ये परिचय उतार लेना है। इंपोर्टेंट परिचय की बात मैंने ये लिखी और ये लिखनी है आपको, इससे ज्यादा नहीं लिखनी है। पाठ परिचय आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, इसके बाद में अपन मूल जो है उस पर चलेंगे, मूल कहानी पर चलेंगे अपन। अब देखो भाई, आप सभी के पास में एक तो क्षितिज की कंप्लीट बुक होना चाहिए, क्योंकि हम जो है अभी जो है अपन ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है पुस्तक से किया है, तो सबसे पहले सभी के पास में क्या हो? अपने पुस्तक हो, ताकि अपन को क्या है पढ़ने में समस्या का सामना जो भी बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले पुस्तक ले लेनी है। अपन पढ़ रहे हैं प्रेमचंद, और प्रेमचंद का पढ़ रहे हैं दो बेलों की कथा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपन। देखो, दो बेलों की कथा यानी दो बेलों की कहानी। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। देखो, जानवरों में यानी जानवरों की अगर बात करें तो जानवरों में गधा जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यानी गधे को सबसे ज्यादा कम बुद्धि वाला, बुद्धिहीन का मतलब कम बुद्धि वाला। लिखता चलो, कठिन शब्द आपको बुद्धिहीन, ठीक है। बुद्धिहीन का मतलब हो जाएगा कम बुद्धि वाला, ठीक है। तो जानवरों में जो है सबसे ज्यादा बुद्धिहीन यानी कम बुद्धि वाला किसको समझा जाता है? गधे को।
क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी भी बेवकूफ कहते हैं तो कहते हैं तो गधा ही है क्या, गधा यानी मूर्ख, मूर्ख समझते हैं हम उसको। तो गधे को हम जानवरों में सबसे ज्यादा मूर्ख किसको समझते हैं, बुद्धिहीन किसको समझते हैं, गधे को। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे परले दर्जे का मतलब है अव्वल दर्जे या एक नंबर का परले दर्जे यानी अव्वल दर्जे एक नंबर का बेवकूफ कहना चाहते हैं। अगर हम किसी को परले दर्जे यानी अव्वल दर्जे का एक नंबर का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उपमित करते हैं गधा। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। अब भाई लेखक कह रहे हैं कि गधा सचमुच बेवकूफ है, कि क्या गधा सचमुच बेवकूफ है क्या, या उसका सीधापन, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा है, वो किसी से कुछ कहता नहीं है, तो उसके सीधेपन, उसके निरापद यानी सुरक्षित, निरापद यानी सुरक्षित, या उसकी निरापद यानी सुरक्षित सहिष्णुता, कि वो सुरक्षित सहिष्णुता, वो किसी से ज्यादा असुरक्षा की भावना फील नहीं करता, सबको जो है क्या मानता है, सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित मानता हुआ। सहिष्णुता ने उसको ये पदवी दे दी है कि सभी के साथ सहिष्णु व्यवहार करता है, इसलिए उसको शायद हो सकता है ये पदवी यानी पदनाम जो होता है, पदवी देती है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सिंह मारती है। अब गाय क्या करती है, सिंह मार देती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी के रूप धारण कर लेती है, कि गाय जो है सिंह मार देती है। ब्याई हुई गाय, कि जिसके अभी बछड़े को, जिसने अभी थोड़े दिन हुए हो और बछड़े को जन्म दिया हो, ऐसी गाय जो होती है वो अनायास यानी अचानक से ही सिंहनी यानी शेरनी, सिंहनी शेरनी ऐसी भी सिंहनी यानी शेरनी जो होती है उसका रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है और कुत्ते को भी क्या माना जाता है, बहुत गरीब जानवर मानते हैं, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। लेकिन कुत्ता जो होता है उसको भी क्या आ जाता है, कभी कभी क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। लेकिन जो गधा होता है उस गधे को कभी भी क्रोध करते ना तो सुना और ना देखा, क्योंकि गधा जो है वो कभी भी किसी से क्रोध नहीं करता है और ना कभी किसी पर क्रोध करता हुआ उसको बताया जाता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। अब गधा ऐसा है कि जितना चाहो मार लो, पीट लो, चाहे जैसी खराब सड़ी घास डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती, यानी वो कभी भी अपना असंतोष प्रकट नहीं करता है। पिट लेता है, जैसा खाना डालो, जैसी घास डालो सड़ी बेकार वो खा लेता है चुपचाप और संतोष प्रभाव से रहता है। अब देखो, वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है, कि वैशाख का मतलब होता है वैशाख माह, वैशाख मास, हिंदी महीनों का नाम जो आते हैं, हिंदी महीनों के नाम में चैत्र, वैशाख, तो वैशाख चैत्र के बाद में आता है। तो वैशाख माह में एकाध बार कुलेल लिख देता हूं आपके लिए। कुलेल का मतलब होता है उछल कूद कह सकते हैं, अपन खेल कह सकते हैं, क्रीड़ा भी एक शब्द है, क्रीड़ा भी हम कह सकते हैं। तो वैशाख माह में चाहे एकाध बार जो है कुलेल यानी उछल कूद या क्रीड़ा खेल जो है वो कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेकिन अभी तक हमने तो अभी उसे अपने जीवन काल में कभी भी क्या नहीं देखा है, खुश होते हुए नहीं देखा है। यानी कहने की बात ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, गाय जो है वो सिंह मार देती है,
जन्म बच्चे को जन्म देने वाली गाय तो एक शेरनी के समान होती है, कुत्ते को मारोगे पीटोगे तो कुत्ता भी जो है काटने दौड़ जाता है। लेकिन गधा ऐसा प्राणी है जो कभी किसी पर अपना असंतोष प्रकट नहीं करता, उसको कोई मारपीट करता है तो भी चुपचाप सहन कर लेता है, जैसा भोजन डालो, सड़ी गली घास डालो वो खा लेता है, और हमेशा जो है संतोषी भाव प्रकट करता है, किसी के प्रति असंतोष उसके मन में नहीं रहता। वैशाख मास में एक बार हो सकता है, एक आध बार वो जो क्या कर लेता है, एक दो बार कुलेल यानी क्रीड़ा या खेल कूद उछल कूद कर लेता हो, बाकी जो है हमेशा जो है क्या रहता है, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा, लेकिन वो कभी खुश नहीं होता है, हमेशा वो जो है क्या रहता है, दुखी सा रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज इस वीडियो में कर लेंगे अपन ने। आज अपन ने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक तो सबसे पहले अपन ने प्रेमचंद के बारे में पढ़ लिया, प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ लिया, फिर दो बेलों की कथा जो आई है उसके बारे में पढ़ लिया, और थोड़ा सा अपन ने संक्षिप्त पाठ भी पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में अपन इतना ही रख लेते हैं। अब आपको क्या करना है फिर बता रहा हूं, प्रेमचंद दो बेलों की कथा, तो प्रेमचंद का जीवन परिचय कर लेना है। कठिन शब्दार्थ एक तो पाठ के पीछे दिए हुए हैं, तो पाठ के पीछे से आप लोग कठिन शब्दार्थ नोट कर ले। पेज संख्या 21 पर दिए हुए, 21 और 22 21 और 22 पर दिए, तो वो नोट कर ले, और जो मैं लिखा रहा हूँ उनको नोट करते चले। होमवर्क में मुझे ये सभी चाहिए, यानी गृह कार्य में सभी से ये चेक करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में। दैट्स ऑल, धन्यवाद।